हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। ध्यान देंगे इस वक्त हम लोग क्या है अपनी 7वीं क्लास जो अपनी हिस्ट्री की है वो हम लोग की 7वीं क्लास होने जा रही है। ठीक है, अभी हम लोग क्या है एंसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की आज हम लोग की 7वीं क्लास है। ठीक है, ये हम लोग की 7th क्लास है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। ठीक है, और आज हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, पूरे उत्तर मौर्य काल को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से सीधा एक टॉपिक हेडिंग डाल लेते हैं, वो है अपना उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल। ठीक है, ये एक बड़ा सा टॉपिक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले 40 से 45 मिनट में इस टॉपिक को देख लिया जाए। कल मैंने मौर्य पीरियड में केवल एक चीज़ आपको नहीं बताया था, सप्तांग सिद्धांत। ध्यान देंगे, ये अर्थशास्त्र में ये कौटिल्य के द्वारा दिया गया था सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में मैंने कल चर्चा नहीं की थी। वो कौन है, तो वो सप्तांग सिद्धांत आप लोग देख लेंगे। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये आपके सप्तांग सिद्धांत के हिस्से हैं। ये चीज़ दिमाग रखना है, ये आपकी क्या है सप्तांग सिद्धांत के हिस्से हैं। तो सप्तांग सिद्धांत आपको याद रहना चाहिए। ये कल एक चीज़ थी जो भूल गई थी। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग के बीच में आ गई है। एक बार इसको याद कर लेंगे कि सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा अपने टॉपिक्स पे आते हैं, और वो टॉपिक हम लोग का उत्तर मौर्य काल। जब हम लोग के दिमाग में उत्तर मौर्य काल आता है तो इसमें हम लोग पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। ध्यान देंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। ठीक है, पहला चीज़ क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहला चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। शुंग वंश के बाद से इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुंग वंश के बाद से इसमें हम लोग पढ़ेंगे कण्व वंश। ध्यान देना है, तो इसमें हम लोग सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड कण्व वंश पढ़ने वाले हैं। तीसरा हम लोग सातवाहन पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, तीसरा हम लोग सातवाहन पढ़ेंगे। तीसरा वंश हम लोग का क्या, सातवाहन वंश है, तो तीसरा हम लोग सातवाहन पढ़ेंगे। चौथा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सातवाहन पढ़ने के बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो आगे के टॉपिक से खासतौर पे जो आक्रमण का ड्यूरेशन है, जो विदेशी आक्रमण है मौर्योत्तर काल में, वो देखने वाले हैं। तो मौर्योत्तर पीरियड में, मौर्योत्तर काल में हुए विदेशी आक्रमण, हुए विदेशी आक्रमण। ठीक है, ये हम लोग का आज का चौथा टॉपिक होगा जिसको हम लोग खत्म करना होगा। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान देना। जैसे विदेशी आक्रमणकारियों का हमको पता कि विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर पीरियड में क्या हुआ, तो हिंदू यवन आते हैं। ठीक है, हिंद यवन आते हैं। ठीक है, हिंद यवन के बाद से कौन आते हैं, शक आते हैं। ठीक है, हिंद यवन जिसको हम लोग इंडो ग्रीक कहते हैं, इसके बाद से आपके शकों की बारी आएगी। शक के बाद से आपके पार्थियन आते हैं जिसको हम लोग पहलव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपके पार्थियन की बारी होती है, पार्थियन को हम लोग पहलव भी कहते हैं। और इसके बाद से कुषाण। इन सब में क्या है, आपके कुषाण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपका कुषाण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्रम के बाद से जो अंदर के टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसमें आपका कुषाण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सातवाहन वंश इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देना है विदेशी आक्रमणकारियों में। ठीक है, आज के टॉपिक्स में ये सारी चीज़ हो गई। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अब क्या करते हैं, आज के जो टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं वहाँ पे सीधा जाते हैं, और पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है शुंग वंश। ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं आपका एक हेडिंग डाल देता हूँ, वो है आपका हेडिंग शुंग वंश। ठीक है, किसी भी वंश में सबसे ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट ये होती है कि उस वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, ध्यान देना है, और उस वंश का अंतिम शासक कौन है। तो हम लोग ध्यान देते हैं, इसका संस्थापक सबसे पहले देखते हैं कि भैया शुंग वंश का संस्थापक कौन है। ध्यान देना, ठीक है। तो शुंग वंश का जो संस्थापक है वो आपका पुष्यमित्र, ध्यान देना है, वो आपका पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग आपका क्या है, संस्थापक है। ये चीज क्लियर दिमाग रखना है। एक्चुअली हुआ क्या था, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ध्यान देना है, उसका नाम था वृहद्रथ। ध्यान देंगे, उसका नाम था वृहद्रथ। ये क्या करेगा कि वृहद्रथ की हत्या करेगा और खुद शासक वर्ग में आ जाएगा, खुद शासक आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, ये वृहद्रथ का ही सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग वृहद्रथ का ही सेनापति था। तो वृहद्रथ को वो क्या करेगा, 6 इंच छोटा करेगा, यानी इनकी हत्या करेगा और खुद क्या करेगा, शासन व्यवस्था में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखनी है। अब हम लोग ध्यान देंगे,
पुष्यमित्र शुंग के बारे में अगर हम लोग अगले फैक्ट्स को देखें तो ध्यान देना है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध ग्रंथों ने क्या कहा है, बौद्धों का उत्पीड़क कहा है। एक्चुअली ये देखेंगे यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम लोग देखें, इनको बौद्ध धर्म के पतन में इनका एक अगर हम लोग कारण देखते हैं तो एक बड़ा कारण आता है, ठीक है, किसका, शुंग वंश का, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग टारगेट कह रहा था कि मैं बौद्धिज्म को ही खत्म कर दूंगा, ध्यान देंगे। तो इनको बौद्धों का विनाशक भी कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का विनाशक कहा जाता है, ध्यान देना है। जैसे अशोक के ड्यूरेशन में देखेंगे जितने भी स्तूप वगैरह बनाए गए थे, ये शपथ लेता है कि मैं सारे के सारे स्तूप टूट डालूंगा, मतलब जितने भी साक्ष्य हैं, ठीक है, शुंग वंश के, वो सब खत्म कर दूंगा, यानी बौद्ध धर्म के वो सारे साक्ष्य क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। इसी के कारण क्या है, इसको बौद्ध धर्म का विनाशक भी कहा गया है, और इसकी खुद पुष्टि भी क्या है, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है दिव्यावदान, वो कहता भी है कि हाँ भाई ये ठान चुका था कि मैं पूरी की पूरी बौद्धिज्म को ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। दिव्यावदान में इसके साक्ष्य हैं, ठीक है। इस बारे में दिव्यावदान ने टिप्पणी की हुई है। तो अब तक हम लोग शुंग वंश के संस्थापक के बारे में, एक्चुअली पुष्यमित्र शुंग के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यही है कि कौन पुष्यमित्र शुंग के बारे में, ठीक है, किस ये क्या था, पहला शासक था, दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट यह था कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ध्यान देना है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक फैक्ट इसके बारे में और भी याद कर लीजिए, ठीक है। और वो फैक्ट क्या है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हालांकि यज्ञों की बारंबारता भी यहां पे आगे खूब देखने को मिली। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला एक जो हम लोग पतंजलि का नाम सुनते हैं ना, ध्यान देना है, ठीक है। तो पतंजलि क्या थे, इसी के पुरोहित थे, ठीक है। पतंजलि क्या है, पुष्यमित्र शुंग के ही पुरोहित थे। पतंजलि पुरोहित हुआ करते थे। तो किसकी शोभा बढ़ाते थे, किसके राज्य की शोभा बढ़ाते थे पतंजलि, तो हो गया संस्थापक वो कौन था, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र सिंह की ही राज्य की शोभा कौन बढ़ाता था, पतंजलि के द्वारा बढ़ाया जाता था, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम लोग आगे क्या है कि इस जो शासक बनता है वो बनता है अग्निमित्र। जो इंपॉर्टेंट है बस हम लोग वही देखेंगे। आगे बारी आएगी आपकी अग्निमित्र की, ठीक है। आगे बारी क्या आएगी, आगे बारी आपकी आ रही है अग्निमित्र की। तो चलिए अग्निमित्र को देख लेते हैं, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, अग्निमित्र। एक कालिदास का नाटक आप लोग देखे होंगे, ठीक है, देखे नहीं होंगे तो सुने तो जरूर होंगे। उसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। मालविका ये नायिका है, और इसमें जो अग्निमित्र आगे लिखा ना, मालविका अग्निमित्र, ठीक है, मित्रम, ठीक है। ये एक्चुअली एक प्रेम कहानी है। मालविका अग्निमित्रम एक प्रेम कहानी है, मालविका और अग्निमित्र की। मालविका प्लस अग्निमित्र, इससे निकल के यही आएगा, ठीक है। मालविका प्लस अग्निमित्र। तो इसमें जो अग्निमित्र है वो क्या है, नायक है, और इसमें मालविका क्या है, इस नाटक की नायिका है। तो जो ये अग्निमित्र है ना, ये यही अग्निमित्र है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी है यही अग्निमित्र है, दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बारे में बस यही चीज इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। आगे इसी के आएगा वसुमित्र, ठीक है। इसके आगे क्या आएगा, वसुमित्र आएगा। वसुमित्र के ड्यूरेशन में ध्यान देंगे, यवन आक्रमणों का कहा जाता कि यवन आक्रमण का दौर था, ठीक है, क्योंकि वसुमित्र के टाइम में क्या है, यवन आक्रमण हुए हैं, ठीक है। इसके ड्यूरेशन में यवन आक्रमण हुए हैं, और वसुमित्र इन यवन आक्रमणों का सफल, हम लोग कह सकते हैं कि मतलब सफलता पाई है, उन पे यवन आक्रमणों पर सफलता पाई है। यानी एक एग्जाम्पल मिलता है कि सिंधु नदी के किनारे तट पर, सिंधु नदी के तट पर इसने यवनों का सामना किया और उन्हें पराजित भी किया, ठीक है, पराजित किया, यवनों को क्या किया, पराजित किया, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, और ये मालविकाग्निमित्र, ये जो नाटक है ना, ये नाटक वसुमित्र की ये तथ्य मालविकाग्निमित्र ही देती भी है, ठीक है, ध्यान देना है। एक अगला आप ध्यान देंगे, भागभद्र के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। भागभद्र, तो आइए आप लोग थोड़ा सा भागभद्र के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। आप लोग सुने होंगे कि विदिशा के दरबार में क्या है, तक्षशिला के यवन शासक एक था, उसका नाम था, ठीक है, एंटियालकिड्स। ध्यान देंगे, एक तक्षशिला का यवन शासक है, तक्षशिला का यवन शासक,
इस तक्षशिला के यवन शासक का क्या नाम था? तो मैं इसको ग्रीन पेन से लिख देता हूं, उसका नाम था एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स ये तक्षशिला के यवन शासक का नाम था। ठीक है, एंटियालकिड्स ये तक्षशिला के यवन शासक का नाम हुआ करता था। अब ध्यान देंगे, इसी एंटियालकिड्स का एक राजदूत था। इसी एंटियालकिड्स का एक राजदूत था, उसका नाम है हेलियोडोरस। इसका नाम है हेलियोडोरस। ध्यान देंगे, उसका नाम है हेलियोडोरस। अब ये हेलियोडोरस क्या है? ये राजदूत है। हेलियोडोरस क्या है? राजदूत है। ठीक है, तो ये क्या है? भागभद्र के दरबार में राजदूत ये जो है, ये जो हेलियोडोरस है, ये भागभद्र के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका अगला केवल एक सिंपल सा लास्ट जो है, इसका जो अंतिम शासक है, ठीक है, अंतिम शासक है वो कौन है? अंतिम शासक, अंतिम शासक का नाम क्या है? ध्यान देना है। ठीक है, उसका नाम है देवभूति। देवभूति की हत्या कौन करेगा? तो देवभूति की हत्या इसी का एक मंत्री रहता है, उसका नाम रहता है वासुदेव। ठीक है, तो इसकी क्या होगा? वासुदेव द्वारा, ठीक है, हत्या, द्वारा हत्या। ठीक है, एक सेकंड, इसका वासुदेव द्वारा हत्या कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि देवभूति क्या होगा? देवभूति निपट जाएगा, देवभूति गयो। ठीक है, किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। अब वासुदेव क्या करेंगे? ये करेंगे क्या? ये कण्व वंश की नींव रखेंगे। अब वासुदेव क्या करेंगे? कण्व वंश की नींव रखेंगे। अब यहां से आ गया कण्व वंश। ठीक है, यानी कण्व वंश का संस्थापक कौन हो गया? तो वो हो गया जिसने देवभूति को मार दिया, यानी वासुदेव। यही पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ भी है। ठीक है, कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। और कण्व वंश के बारे में कुछ बीच का ऐसा कुछ किया ही नहीं जो इंपॉर्टेंट हो, बस दिमाग में रखना है कि इसका अंतिम शासक, कण्व वंश का जो अंतिम शासक था, ध्यान देना है, कण्व वंश का जो अंतिम शासक था, क्लियर। ठीक है, तो जो कण्व वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुशर्मा। अब हो गया क्या? अब सुशर्मा की हत्या होगी। अब सुशर्मा की हत्या होगी, यानी सुशर्मा गयो, क्रॉस मतलब गया। ठीक है, सुशर्मा की हत्या कौन करेगा? सुशर्मा की हत्या करेगा सिमुक। ठीक है, अब सुशर्मा की हत्या जब सिमुक करेगा तो वो करेगा क्या? सिमुक के द्वारा अब यहां से एक नए वंश की स्थापना की जाएगी, और वो उस वंश का नाम होगा सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश। अब यहां से आपका पढ़ना हम लोग को सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में लूँ मैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर तो केवल अंतिम शासक और संस्थापक इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश के बारे में हमको क्या पता चल गया कि भैया सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हो गया? संस्थापक, तो सातवाहन वंश का संस्थापक आपका हो गया सिमुक। ठीक है, अर्थात सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की नींव रख दी। ध्यान देना है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देंगे। ठीक, इनकी प्रारंभिक जो राजधानी हुआ करती थी वो अमरावती हुआ करती थी, अमरावती। ठीक है, इसी को हम लोग धान्य कोट भी या धान्य कटक भी कहा करते थे। ठीक है, या धनुष कोडी, ये सारे नाम भी इसको दिए जाते थे। तो धान्य कटक या धनुष कोडी जो भी, ठीक है, धनुष कोट, ये सारे नाम अमरावती को मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये इसकी आरंभिक राजधानी थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आरंभिक राजधानी। आरंभिक राजधानी, आरंभिक राजधानी कहने का मेरा मतलब क्या है? आरंभिक राजधानी कहने से तात्पर्य है कि अभी अमरावती को एज राजधानी चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलकर अमरावती राजधानी बदलेगी और राजधानी क्या हो जाएगी? प्रतिष्ठान हो जाएगी।
राजधानी क्या हो जाएगी, प्रतिष्ठान हो जाएगी। प्रतिष्ठान को हम लोग पैटर्न भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। ये इनकी न्यू राजधानी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू कैपिटल हो जाएगी, ठीक है, ये नई राजधानी हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे अगर बढ़े, ठीक है। अब चूंकि इनकी राजधानी न्यू पैटर्न थी, तो कई सारे इतिहासकार कहते भी हैं कि इनकी जो मूल निवास स्थान था वो पैटर्न ही था। इसी के कारण क्या है, आगे चलकर इन्होंने अपनी राजधानी पैटर्न बना ली। अच्छा, जाति से ये किस जाति से संबंधित थे, तो ये ब्राह्मण थे। ध्यान देंगे, सातवाहन क्या थे, सातवाहन शासक प्रायः ब्राह्मण थे। ये सब के सब ब्राह्मण ही थे, ठीक है, ब्राह्मण थे। ये चीज ध्यान में रखना है। ये लोग क्या थे, बेसिकली ब्राह्मण थे, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखेंगे ये लोग इसी के लिए दान दक्षिणा भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यही लोग सबसे पहले दान देना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्रमशः क्या करते हैं, महत्वपूर्ण जो सातवाहन शासक उनको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले सातकर्णी प्रथम को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सातकर्णी प्रथम को देखेंगे। आइए सातकर्णी प्रथम को देखते हैं। देखिए सातकर्णी प्रथम क्या है, ध्यान देना है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मिलता है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। ध्यान देंगे, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और 1 राजसूय यज्ञ किया था। 1 राजसूय यज्ञ इसके द्वारा किया गया था। तो ये हो गया, ठीक है, ध्यान देना है। अब ध्यान देंगे इसी का ड्यूरेशन में क्या होता है, इसके ड्यूरेशन का एक अभिलेख है, जिस अभिलेख का नाम है नाना घाट अभिलेख। मैं इसको ब्लैक कलर से लिख लेता हूं, नाना घाट अभिलेख, जो कि इसी की पत्नी के द्वारा, इसी की रानी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख से पता क्या चलता है, इस चीज को ध्यान देंगे, तो नाना घाट अभिलेख से भूमि दान के साक्ष्य मिलते हैं। भूमि दान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहां से पता चलता है कि इन्होंने ब्राह्मणों को और बौद्धों को भूमि दान दिया। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि भूमि दान से संबंधित ये क्या है कि पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। क्या, नाना घाट अभिलेख क्या है, पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। इस चीज से आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। अब कुछ उपाधियां दी जाती हैं सातकर्णी प्रथम को, तो आइए हम लोग सातकर्णी प्रथम की उन उपाधियों को देख लेते हैं, ठीक है। उपाधियां क्या है, इसको प्रतिष्ठान पति की उपाधि दी जाती है। मैं क्या करता हूं, ब्लैक कलर से लिख देता हूं, ठीक है। प्रतिष्ठान पति की उपाधि दी जाती है, प्रतिष्ठान पति की उपाधि दी जाती है। प्रतिष्ठान पति के साथ साथ इसको अगली एक श्रीशाद की उपाधि दी जाती है, श्रीशाद की उपाधि दी जाती है। साथ ही साथ इसको दक्षिणा देंगे, दक्षिणापथ पति की उपाधि दी जाती है, दक्षिणापथ पति की उपाधि जाती है। ये सारी क्या है, इसको उपाधियां दी जाती है, ध्यान देंगे, ये सारी इसको उपाधियां दी जाती हैं, ध्यान देना है। अब नेक्स्ट बारी है आपकी, ध्यान देंगे, नेक्स्ट बारी आपकी आती है इसके बाद से सातकर्णी द्वितीय की। सातकर्णी द्वितीय के बारे में हालांकि कुछ बहुत सारे फैक्ट्स नहीं मिलते हैं। सातकर्णी द्वितीय के बारे में बस यही एक फैक्ट मिलता है कि सुंगों से इसने क्या है, मालवा छीन लिया था, यानी मालवा पर अधिकार जमाया था, जो कि सुंगों का था, ठीक है, ध्यान देना है। इसके बाद से इस ड्यूरेशन का अगला शासक जो इंपॉर्टेंट आता है वो होता है हाल आता है, ठीक है, हाल। आइए हाल के बारे में जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उनका देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हाल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है उसको देखेंगे तो पता क्या चलता है। हाल का एक सेनापति था, उसका नाम था विजयानंद। हाल का एक सेनापति था, उसका नाम था विजयानंद। विजयानंद क्या था, तो विजयानंद हाल का सेनापति था। विजयानंद के दिमाग में आता है कि क्यों ना चले हम श्रीलंका चलते हैं, क्योंकि भगवान राम गए थे, तो चलो हम भी क्या करते हैं, श्रीलंका चले जाते हैं। तो ये चला जाएगा श्रीलंका। भाई सेनापति है तो टहलने घूमने तो जाएगा नहीं, पर्यटन मंत्री थोड़ी था, तो वो क्या करेगा, जब श्रीलंका जाएगा तो श्रीलंका वासियों को जीतेगा, ठीक है। तो श्रीलंका वासियों को जीतेगा, तो जब श्रीलंका जीत लेता है तो वहाँ की एक राजकुमारी थी, उसका नाम है लीलावती, ध्यान देंगे, ठीक है। लीलावती से विवाह कर लेगा,
यहाँ की राजकुमारी थी, श्रीलंका की राजकुमारी थी, ठीक है, श्रीलंका की राजकुमारी थी लीलावती। लीलावती से वो क्या करता है, शादी कर लेता है, ठीक है, ध्यान देना है, शादी कर लेगा विजयानंद, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। आगे ध्यान देंगे, हाल एक राइटर भी था, काफी अच्छा हाल क्या था, राइटर था। इसकी एक बुक है, ठीक है, मैं बुक का नाम ब्लैक कलर से लिख देता हूं, ठीक है, गाथा सप्तशती, आप लोग नाम सुने भी होंगे। गाथा सप्तशती, ये क्या है, हाल की बुक है, जो कि किस लैंग्वेज में लिखी गई है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ध्यान देंगे, यह प्राकृत भाषा में है। इसके रचयिता कौन है, इसका रचयिता मैंने बोल दिया हॉल है। रचयिता कौन है इसके, तो इसके रचयिता हॉल है, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद से सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है, ध्यान देंगे, इसको आप लोग 5 टाइम स्टार कर लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट शासक है, उसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। ध्यान देंगे, नाम में इसके गौतमी वर्ड है, इससे पता चलता है कि नाम जो था ना, इस ड्यूरेशन के शासकों के जो नाम थे वो मातृ सत्तात्मक थे। हालांकि जो समाज था वो पितृसत्तात्मक ही था। क्यों? क्योंकि देखेंगे हमेशा पुरुष राजा बन रहा है, ठीक है, किसी की बेटी राजा नहीं बन रही है, तो पुरुष ही राजा बन रहा है। इससे पता चला कि सोसाइटी तो भाई पितृसत्तात्मक ही थी, लेकिन नाम मातृसत्तात्मक रखे जाते थे, ठीक है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या है, 23वां राजा था। सातवाहन वंश का ये क्या है, सातवाहन वंश का ये 23वां राजा है। इसी को ध्यान देंगे, सातवाहन वंश का ये 23वां राजा है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जो हम लोग को मैक्सिमम साक्ष्य मिलते हैं वो क्या है, तो वो नासिक प्रशस्ति से मिलते हैं। नासिक प्रशस्ति से हम लोग को इसके मैक्सिमम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। प्रशस्ति भले क्या है, बेसिकली कोई थोड़ा मोड़ा कुछ लड़ाई लड़ा है तो उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में जो मैक्सिमम जानकारी हम लोग को नासिक प्रशस्ति से मिलता है। और इसके बारे में एक बात कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में कि संपूर्ण दक्षिणापथ पर इसने अपना अधिकार जमा लिया था, ठीक है, कहा जाता है कि इसने संपूर्ण दक्षिणापथ पर अपना अधिकार जमा लिया था। संपूर्ण दक्षिणापथ पर, ठीक है, अपना अधिकार जमा लिया था, अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया था कि संपूर्ण दक्षिणापथ पर अपना अधिकार जमा लिया था। एक बात इसके बारे में और भी कही जाती है कि इसके ड्यूरेशन में क्या है कि शकों का से इसकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, शकों से इसका वार हो जाता है या शकों से युद्ध हो जाता है, हम लोग कह सकते हैं। शकों से इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका शकों से युद्ध हो जाता है। जिस वक्त शकों से इसका युद्ध होता है, ठीक है, उस वक्त जो राजा था वो क्या था, उस राजा का नाम था नहपान। नहपान राजा था, ठीक है, शक राजा था। ये जिस वंश से संबंधित था उस वंश का नाम है क्षयरात वंश। क्षयरात वंश से संबंधित था। अब हो गया क्या, जाहिर सी बात है कि बहादुर था तो नहपान को क्या करेगा, पराजित करेगा, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान देना है। और जब वो क्या कहता है कि नहपान को हरा देता, अर्थात जब इन पे विजय प्राप्त कर लेता है, तो वो कहा जाता है कि ध्यान देंगे ब्राह्मण भरे था, यहाँ पे देखेंगे आपको बौद्धिज्म दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जब वो इन लोग पे विजय प्राप्त कर लेता है तो इस विजय के उपलक्ष्य में, तो इस विजय के उपलक्ष्य में इस विजय के उपलक्ष्य में ध्यान देंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने क्या किया था कि बौद्धों को ध्यान देंगे अजकालकीय ग्राम, ये ग्राम है अजकालकीय ग्राम, ठीक है, ये क्या करता है, ये गांव को दान स्वरूप दे देता है, दान स्वरूप दे दिया।
ये तो इसका प्राय बहादुरी की बात होगी भाई कि ये सब चीज़ इसने ज़िंदगी में किया है, ऐसा नहीं कि कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। और ब्राह्मणों को ये काफ़ी कुछ हम लोग कहते दान दक्षिणा देता है, इसी के कारण इसको हम लोग ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान करने का श्रेय भी इसको हम लोग देते हैं, ठीक है। इसकी हम लोग और बाकी आगे चल के क्या होता है, इसी का एक लड़का होता है, ध्यान देंगे, उसका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ध्यान देंगे। नेक्स्ट आगे चलकर इसका लड़का होता है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, जिसको हम लोग देखेंगे पुराणों में पुकोमा के नाम से जाना गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। आगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतिम शक्तिशाली शासक था, ठीक है, सातवाहन वंश का, उसको देखते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी है वो, यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। ये क्या है, ध्यान देंगे, ये सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी शासक है। तो सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी शासक, अंतिम प्रतापी शासक था, ठीक है। क्या हो गया, सातवाहन वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। इसके क्वाइंस पर ध्यान देंगे, इसके क्वाइंस पर आपको नाव का चित्र दिखेगा, ठीक है। इसके सिक्कों पर हम लोग कह सकते हैं, जिसकी क्वाइंस थी, इसकी क्वाइंस पर नाव के चित्र है, हम लोग कह सकते हैं नाव का चित्रण है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे चल के क्या है कि भाई यज्ञ ये इसके वासी का, सातकर्णी की बात से कि पूरा सातवाहन वंश टूट जाएगा कई सारे हिस्सों में, इक्ष्वाकुओं में, ठीक है, वाकाटक वंश में, आभीर में, ठीक है, चूतु सातकर्णी में, कई सारे में टूट जाता है। हम लोग बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट अपने लेके आए इन वंशों में, वाकाटक वंश इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम लोग वाकाटक वंश को देख लेते हैं। वाकाटक वंश इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। इक्ष्वाक वंश क्या है, सातवाहन वंश क्या है, आगे चल के कई सारे हिस्सों में टूट जाता है। इक्ष्वाक वंश में, ठीक है, वाकाटक वंश में, ठीक है, चूतु सातकर्णी वंश में, आभीर वंश में। जो आपका इक्ष्वाक वंश था वो आंध्र प्रदेश वाली जगहों पे था, ठीक है, लोकेशन में था। जो आपका आभीर वंश वो नासिक में था, ठीक है, महाराष्ट्र वाले में आपका चूतु सातकर्णी था, ठीक है। अपने लिए वाकाटक इंपॉर्टेंट है, तो वाकाटक देखते हैं हम लोग, ठीक है। वाकाटक वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था विंध्य शक्ति। संस्थापक, इस वंश का संस्थापक कौन था, तो विंध्य शक्ति संस्थापक था, ठीक है। विंध्य शक्ति क्या है, इस वंश का संस्थापक रहा है, ठीक है, विंध्य शक्ति इस वंश का संस्थापक रहा है। वाकाटक वंश की जो क्वाइंस हुआ करती थी, इन पे गंगा रिवर आपको देखने को मिलेगी, गंगा की, ठीक है, आपको आकृति देखने को मिलेगी, गंगा रिवर की आपको आकृति देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान देंगे। वाकाटकों की राजधानी क्या थी, तो मैं यहीं पे शॉर्ट में ऊपर ही राजधानी ले देता हूं, ठीक है, इनकी और राजधानी, इनकी राजधानी प्रवरपुर हुआ करती थी, ध्यान देंगे। इनकी राजधानी क्या होती थी, इनकी राजधानी प्रवरपुर हुआ करती थी, ये चीज दिमाग में रखेंगे, इनकी राजधानी प्रवरपुर हुआ करती थी, ठीक है। वाकाटक वंश का एक शासक था, एक प्रतापी शासक, उसका नाम है प्रवरसेन प्रथम, ठीक है, ध्यान देंगे, प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। ये वाकाटक वंश का एक प्रतापी शासक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन प्रथम के बारे में एक फैक्ट ध्यान देंगे कि इस प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है, 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ध्यान देना है। एक वाजपेयी यज्ञ किया था, एक वाजपेयी यज्ञ किया था, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। और इसने कई सारे सोम यज्ञ करवाए थे, ठीक है, ध्यान देना है, कई सारे सोम यज्ञ करवाए थे, 7 सोम यज्ञ करवाए थे, इसके साक्ष्य मिलता है। तो ध्यान देना, सबसे ज़्यादा यज्ञ किसने करवाया है, तो प्रवरसेन प्रथम ने करवाया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया है, क्लियर, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट भी है, 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया है, प्रवरसेन प्रथम ने करवाया है, ये चीज़ ध्यान देना है। अच्छा, सातवाहनों के बारे में एक फैक्ट्स यहाँ पे शायद बताना भूल गया हूँ, ध्यान देंगे, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना है। सातवाहन वही थे जिन्होंने पहली बार, ठीक है, सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम सातवाहनों ने ही सिक्के
जो शीशे के सिक्के हैं, ठीक है, ध्यान देना है, शीशे के सिक्के चलाए थे। तो सर्वप्रथम शीशे के सिक्के इन्हीं के द्वारा चलाया गया था, शीशे के सिक्के, ठीक है, ध्यान देना है, सर्वप्रथम शीशे के सिक्के इनके द्वारा चलाया गया था। तो ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। सातवाहन काल का और एक इतिहासकार है, उसका नाम है, ठीक है, ध्यान देना है, उसका नाम है गुणाध्य, ठीक है। सातवाहन ड्यूरेशन का एक और इतिहासकार है, उसका नाम है गुणाध्य या विद्वान है। गुणाध्य ने एक बुक लिखी है, ध्यान देना है, उसका नाम है वृहत कथा, वृहत कथा, वृहत कथा। तो वृहत कथा के बारे में भी ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, वृहत कथा, ठीक। तो ये चीज दिमाग में रखना आपने, ठीक है, ये सारी चीज दिमाग में रखना है, ठीक है, कोई नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक, आगे हम लोग चलेंगे। इसके बाद से बात है कि जो विदेशी आक्रमण हुए हम लोग क्या करते हैं उनको देखते हैं, जब हम लोग का लास्ट टॉपिक है विदेशी आक्रमण, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, विदेशी आक्रमण देखते हैं, ठीक है। जब हम लोग विदेशी आक्रमण देखते हैं तो हमारा काम है पहली बार इनकी आक्रमण का क्या क्रम है, हालांकि इसको हम लोगों ने ऊपर देख लिया, नहीं देखना चाहिए, ठीक है, पर चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। आक्रमण के क्रम में सबसे पहले आपके हिंद यूनानी आते हैं, सबसे पहले आपके हिंद यूनानी आएंगे। हिंद यूनानी के बाद से कौन आएगा, जिसको इनको हम लोग इंडो ग्रीक भी कहते हैं। सीथियन आएंगे, जिसको हम लोग शक कहते हैं, ठीक है, सीथियन आएंगे, सीथियन को हम लोग शक कहते हैं। इसके बाद से पार्थियन आपके आएंगे, पार्थियन आएंगे, और पार्थियन जिसको हम लोग पहलो कहते हैं, और इसके बाद से आपके आएंगे कुषाण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके कुषाण ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हिंद यूनानियों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हिंद यूनानी को देखते हैं, ठीक है, हिंद यूनानी। आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हिंद यूनानी को देखते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। मैं ब्लू प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूं, ध्यान देंगे। अगर हम लोग हिंद यूनानियों को देखें तो पहला, ध्यान देंगे, वो पहला यूनानी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, वो था आपका डेमेट्रियस। तो भारत पर सर्वप्रथम डेमेट्रियस में, मतलब वो कौन सा यूनानी जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो वो डेमेट्रियस था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी, भारत पर आक्रमण करने वाला, ध्यान देंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो यूनानी आक्रमणकारी है, या जो प्रथम यूनानी है, सॉरी यूनानी बोल रहे हैं मैं, यवन, ठीक है, ये बार बार एक वर्ड गलत निकल जाता है, यवन, ठीक है। वो आपका कौन है, वो आपका है डेमेट्रियस। इसी के नाम पर हम लोग इस वंश को डेमेट्रियस वंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डेमेट्रियस, ध्यान देना है, डेमेट्रियस, ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। डेमेट्रियस जब हमला करेगा तो ये पंजाब वाले सेक्टर को जीत लेता है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसे डेमेट्रियस वंश का एक अगला इंपॉर्टेंट शासक होता है, उसका नाम है मिनांडर। हम लोग मिनांडर के बारे में छोटा छोटा फैक्ट देख लेंगे, क्योंकि ये आगे बौद्धिज्म को स्वीकार कर लेता है, ध्यान देना है, आगे क्या करेगा, ये बौद्धिज्म को स्वीकार कर लेता है, ठीक है, ध्यान देंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, मिनांडर के बारे में ध्यान देना है। आप लोग एक चीज सुने होंगे, ठीक है, मिलिंद पन्नो ग्रंथ का नाम सुने होंगे, ठीक है, आप लोगों ने मिनांडर के जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने एक मिलिंद पन्नो बुक का नाम सुना होगा, मिलिंद पन्नो, ठीक है, मिलिंद पन्नो बुक, ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, जो लोग नहीं सुने होंगे वो लोग थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। मिलिंद पन्नो का मतलब हो गया मिलिंद के प्रश्न, ध्यान देना है, मिलिंद के प्रश्न। एक्चुअली क्या है कि जो नागसेन इसकी मुलाकात एक, ध्यान देंगे, जो मिनांडर इसकी मुलाकात बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन उनसे हो जाती है। और क्या है इस बीच में, ठीक है, इस बीच में क्या है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग चलेगा, ठीक है। मिलिंद पन्नो में क्या होता है, मिलिंद पन्नो का मतलब ये होता है कि, ठीक है, एक क्रॉस क्वेश्चनिंग है, मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। इस मिलिंद पन्नो में क्या है, मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नों का जो उत्तर है वो है, ठीक है, मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नों का उत्तर है। मिलिंद पन्नो में क्या है, मिनांडर एवं नागसेन के प्रश्नों का उत्तर है, नागसेन के
प्रश्नों का उत्तर है। क्लियर होगा दिमाग में? ये क्या है? नाक्सेन एवं, ठीक है, मीनांदर एवं नाक्सेन के प्रश्नों का उत्तर है। ये चीज दिमाग में अपने रखना है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देंगे नाक्सेन कौन था? तो नाक्सेन एक बौद्ध भिक्षु था, दिमाग में रखना है। और इसी की क्रॉस क्वेश्चनिंग से या इसी की बातों को सोच समझ के क्या होता है, ये बौद्धिज्म को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, बौद्धिज्म की किस शाखा से संबंधित था? अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मीनांडर, तो ये बेसिकली क्या है? हीनयानी था। आगे तक होता है ये हीनयान, महायान में टूट जाता ना, तो ये हीनयानी था। ये भी दिमाग में रख लेना है। ये क्या है? ये आपका हीनयानी था। तो ये भी चीज अपने दिमाग में रखनी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे एक वंश इसी में पड़ता है। उस वंश का नाम है यूक्रेटाइड्स वंश। आगे एक वंश पड़ता है, उसका नाम है यूक्रेटाइड्स वंश। ठीक है, यूक्रेटाइड्स वंश। नेक्स्ट ये आपका आ जाता है, ध्यान देना है। ठीक है, नाम से ही पता कि इसका संस्थापक कौन था, तो यूक्रेटाइड्स ही इसका संस्थापक था। ठीक है, यूक्रेटाइड्स इसका संस्थापक था। यूक्रेटाइड्स ही इसका संस्थापक था। ये चीज क्लियर हो गई? यूक्रेटाइड्स ही क्या था? संस्थापक था। ऐसा माना जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यूक्रेटाइड्स ने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में, ठीक है, ध्यान देंगे, इसका एक राजदूत था। ठीक है, इसका राजदूत था एक, ठीक है, उसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ये करता क्या है कि ये इस हेलियोडोरस को, ठीक है, भागभद्र के दरबार में भेजता है। हेलियोडोरस को क्या करता है? ये इस हेलियोडोरस को भागभद्र के दरबार में भेजता है। भागभद्र के दरबार में भेजता है। ठीक है, हेलियोडोरस क्या है? हेलियोडोरस बेसिकली क्या है? राजदूत है। राजदूत है, भागभद्र के दरबार में भेजेगा। ठीक है, भागभद्र किस वंश से संबंधित है? तो भागभद्र आपका शुंग वंश से संबंधित है। शुंग वंश से संबंधित है। ठीक है, और जब ये यहां पे आता है तो आपने सुना होगा कि जो विदिशा में गरुड़ स्तंभ है, ठीक है, उसकी स्थापना इसी हेलियोडोरस ने करवाई थी। ठीक है, जब ये विदिशा पहुंचता है तो भागभद्र काफी खुश होगा। ठीक है, और ये हेलियोडोरस ही है, ध्यान देना है, ये हेलियोडोरस ही है। मैं अगर एक और ग्रीन पेन नीचे लेके आता हूं, ठीक है, एक फैक्ट्स बताता हूं, क्या ध्यान देगा कि इसने ही, यानी हेलियोडोरस ने ही, इसने ही विदिशा में, इसने ही विदिशा में गरुड़ स्तंभ, ध्यान देना है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। स्थापना की थी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है कि इसने ही विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ये सारी चीज ध्यान रखना है। अच्छा, यहां से यवन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो हिंद यवन है, यूनानी है, ये खत्म हो जाते हैं। हिंद यूनानियों ने ही सर्वप्रथम भारत में लेख वाले सिक्के भी लाए थे, जिसपे डेट वगैरह, राजा के नाम वगैरह लिखा रहता था। साथ ही साथ गोल्ड कॉइन्स, ये दोनों इन्हीं की देन है, यूनानियों की देन है। सॉरी, यवनों की, हिंद यवनों की देन है, ध्यान है, हिंद यवनों या इंडो ग्रीक की देन है। ठीक है, तो लिखे गए प्लस गोल्डन कॉइन्स, जो सोने के सिक्के हैं। ठीक है, ये किसकी देन है? इंडो ग्रीक या हिंद यूनानियों की ही देन है। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानियों की ही देन है। ये फैक्ट्स अपने दिमाग में क्लियर रखना है। ठीक है, ठीक है, हिंद यूनानियों से ही एक आर्ट आता है, उसका नाम है हेलेनिस्टिक आर्ट। ठीक है, इन्हीं से क्या है, जो अगर बात आए कभी, तो जो हेलेनिस्टिक आर्ट है आपका, हेलेनिस्टिक आर्ट, वो भी इन्हीं की देन है। ठीक है, हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक कला, ये भी इन्हीं की देन है। ये भी दिमाग में अपने क्लियर रखना है, हेलेनिस्टिक आर्ट भी इन्हीं की देन है। ठीक है, अच्छा, गांधार कला भी ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, गांधार कला भी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके शक।
नेक्स्ट आपके शक। तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, शक को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। हालांकि हिंद जो इंडो फ्रांस थे ये आप देखेंगे ज्योतिष में भी काफ़ी अग्रणी थे, ठीक है। भारतीय कैलेंडर जो हो गया, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये सारी चीज़ इन्हीं की दिया गया है, ठीक है। शकों के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शक बेसिकली क्या है, ये मध्य एशिया से भारत आए थे, ध्यान देना है। शक मध्य एशिया से भारत आए थे, ठीक है, मध्य एशिया से भारत आए थे। एक बात ये क्लियर अपनी बात दिमाग में शकों से रिलेटेड रखना है, ठीक है। एक भारतीय शासक है, उसका नाम है ध्यान देंगे, ठीक है। उज्जैन का एक शासक था, ध्यान देना है। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित किया था, ठीक है। तो उज्जैन का एक शासक है, ठीक है, उज्जैन का एक शासक है। इसने क्या किया था कि शकों को पराजित किया था, ठीक है, शकों को पराजित किया था। और शकों को पराजित करने के उपरांत वो विक्रमादित्य की उपाधि लेता है, ठीक है। किसको पराजित करने के बाद? शकों को पराजित करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, ठीक है। शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की हो गया करता है, उपाधि लेता है, ठीक है। और ठीक है, ये सारी चीजें हो गई अपने दिमाग में क्लियर, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा सा शकों में हम लोग क्या करते हैं, रुद्रदामन को देख लेते हैं। रुद्रदामन हम लोग क्या करते हैं, शक पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, रुद्रदामन को देख लेते हैं, क्योंकि रुद्रदामन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन के बारे में जानना काफ़ी जरूरी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा रुद्रदामन को देख लेते हैं, ठीक है। रुद्रदामन को देखते हैं। अब देखिए शकों में अगर हम लोग सबसे प्रतापी राजा देखेंगे तो शकों में सबसे प्रतापी राजा आपका रुद्रदामन ही था। रुद्रदामन की विशेषता यह है कि रुद्रदामन ने एक विशुद्ध संस्कृत भाषा का, ठीक है, पहला अभिलेख इसी ने जारी किया था, ठीक है। तो रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जारी किया था, जिसको हम लोग जूनागढ़ गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं, ठीक है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार वाले लोकेशन में था, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, गिरनार वाले लोकेशन में, गिरनार में इसको पाया गया है। जूनागढ़ अभिलेख इसी ने स्थापित करवाया था, ध्यान देंगे। अब होता क्या है, इसी ने जारी किया था, जो भी कह लीजिए। ये टोटली विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, 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 ठीक है। विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है, ये चीज दिमाग में अपने क्लियर रखना है, ठीक है। इसके पहले क्या था कि संस्कृत में नहीं लिखा जाता था, तो नहीं, इसके पहले नॉर्मली आपको अभिलेख प्राकृत में मिलते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। क्वेश्चन एक बन सकता है कि किस शासक ने, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस वंश के शासकों ने प्रशासन की छत्र प्रणाली चलाई थी। तो प्रशासन की छत्र प्रणाली चलाने का आश्रय, ध्यान देंगे, प्रशासन की छत्रप प्रणाली, मैं इसको आपका अंडरलाइन करता हूं, छत्रप प्रणाली चलाने का श्रेय जो है किस हो जाता है, ये जाता है आपके शकों को, ठीक है, शकों को जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब एक चीज समझना है, ठीक, अब एक चीज समझता हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखें, आगे देखेंगे पहलो को, जो हिंद पार्थियन है, ठीक है, उनको देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, पहलो है, नेक्स्ट पहलो है। आइए हम लोग नेक्स्ट पहलो के बारे में देखते हैं, ठीक है, पहलो के बारे में देखते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। पहलो क्या है, बेसिकली आपके ईरान से आए हुए थे, ध्यान में रखना है, ठीक है। पहलवों का भारत में जो वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, वो मिथ्रेडेंटस को कहा जाता है, ध्यान देना है। पहलवों का जो भारत में, ठीक है, कहा जाता है कि पहलो शासन का जो भारत में वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, तो हम कह सकते हैं कि पहलो शासन का भारत में वास्तविक संस्थापक, ये लोग ईरान से आए हुए थे, दिमाग में रखना है,
पहलो शासन का भारत में वास्तविक संस्थापक, हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना है, मिथ्रे, ठीक है, डेंटस, इसे माना जाता है पहलुओं का भारत में वास्तविक संस्थापक। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे अगर देखें, एक फैक्ट और जान लें, आइए देख लेते हैं, ठीक है। गोंडो फर्निस, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट फैक्ट है गोंडो फर्निस, ध्यान देना है। मैं क्या करता हूं, गोंडो फर्निस को हाईलाइट कर देता हूं या अंडरलाइन कर देता हूं, चलिए अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। गोंडो फर्निस क्या है कि बेसिकली एक पहलो शासक था, ध्यान देना है। इसके ड्यूरेशन में होता क्या है उसको समझते हैं। गोंडो फर्निस के टाइम में क्या होता है, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए एक ईसाई गुरु भारत में आए थे, उनका नाम था सेंट टॉमस, सेंट टॉमस। ये भारत आए थे किसके ड्यूरेशन में, तो ये गोंडो फर्निस के ड्यूरेशन में भारत आए थे। क्यों, तो ये डायरेक्टली इनका टारगेट क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार करना, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार करना। मैं ऐसे एरो बना देता हूं, आप लोग समझिएगा, प्रचार करना, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार करना, ठीक है, ध्यान देना है। एक और पहला शासक ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने वास्तविक संस्थापक देख लिया कि मित्र, अब क्या था, क्या मिथ्रेडेंटस था, ठीक है, या डेट्स था, जो भी बोल लीजिए, ठीक है, मिथ्रेडेट्स था। तो क्वेश्चन सकते कि भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था, क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक है, ये वास्तविक संस्थापक है। तो बहुत अच्छा इसका नाम है, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ आप लोग खुद निकालिएगा, उसका नाम है पहला शासक, पहला शासक, पहले शासक का नाम है माउस, ठीक है, माउस। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये पहला शासक है। मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कुशाण वंश है। यहाँ पे 5-7 मिनट का टाइम देंगे, अच्छे से समझ लेंगे। कुशाण वंश से क्वेश्चन खूब बनता है। नेक्स्ट आप लोग का कुशाण वंश, आइए हम लोग कुशाण वंश को क्लियर समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कुशाण वंश, ध्यान देना है। कुशाणों का उद्गम भी आपके मध्य एशिया से माना जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे। और ये चीन की एक यूची जाति है, उससे संबंधित होते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यूची जाति से संबंधित है। तो कुशाण क्या है, बेसिकली चीन की एक यूची जाति से संबंधित है, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चीन की यूची जाति से संबंधित है। एक तो फैक्ट ये आप लोग रखिए कि ये चीन के क्या है, यूची जाति से संबंधित है, ठीक है। एक फैक्ट तो आपका ये हो गया कि ये क्या है, चीन की यूची जाति से संबंधित है, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। अब क्या है कि कुशाण वंश का एक शासक है जो कि इसका संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है, उसका नाम है कुजुल कडफिसेस, ठीक है, ध्यान देंगे, कुजुल कडफिसेस, कुजुल, ठीक है, कडफिसेस, कडफिसेस, ध्यान देना है, कुजुल कडफिसेस, ठीक है। कुजुल कडफिसेस को हम लोग क्या मानते हैं, ध्यान देंगे, ऐसा मानते हैं कि ये क्या है, ये संस्थापक है, ध्यान देंगे। कुशाण वंश का क्या है, इसको हम लोग संस्थापक के तौर पर मानते हैं, संस्थापक मानते हैं। और इसने एक उपाधि धारण की थी, और वो उपाधि क्या है, महाराजाधिराज की उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज, ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की थी। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ध्यान देंगे, आपका ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विम कडफिसेस को, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विम कडफिसेस को। नेक्स्ट आपका विम कडफिसेस, बेसिकली इसमें हमको कनिष्क को देखना है, ठीक है, ध्यान देंगे, विम कडफिसेस। आइए हम लोग क्या करते हैं, विम कडफिसेस को देखते हैं। विम कडफिसेस को हम लोग इस ड्यूरेशन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, इस काल का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, क्या मानते हैं, वास्तविक संस्थापक मानते हैं। एक चीज दिमाग में ये रखना है, ठीक है, क्या हो गया, तो ये इसको हम लोग वास्तविक संस्थापक मानते हैं, ठीक है, किसको, विम कडफिसेस को, ठीक है। तो ध्यान देंगे, विम कडफिसेस ने, सेकंड फैक्ट ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, किसने, कुशाण शासकों में। अगर हम लोग किसी की बात करेंगे तो कुशाण शासकों में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किया था वो विम कडफिसेस ने जारी किया था। कुशाण शासकों में
सर्वप्रथम गोल्डन कॉइन किसने जारी किया? सर्वप्रथम सोने के सिक्के यानी गोल्डन कॉइन किसने जारी किया था? इसी ने जारी किया था। किसने? विम कैडफिसस ने। ये चीज दिमाग रखना है, विम कैडफिसस ने जारी किया था। विम कैडफिसस क्या है? ये महेश्वर की उपाधि लेगा, महेश्वर की उपाधि लेगा। बहुत यूनिक उपाधि थी, ऐसा उपाधि आपको नॉर्मली हिस्ट्री में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या करता है? महेश्वर की उपाधि लेगा। और महेश्वर की जो चिन्ह है, ठीक है, जैसे त्रिशूल, ध्यान देंगे, नंदी, इनको प्राय अपने क्वाइंस पे वो छापा रहता है। ध्यान देंगे, अपने क्वाइंस पे छापा रहता है। ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको? कनिष्क को। अब हम लोग देखते हैं कनिष्क को। ठीक है, आइए हम लोग कनिष्क को देखते हैं। ठीक है, कनिष्क के बारे में देखते हैं। ध्यान देना है, कनिष्क के बारे में ध्यान देंगे। इसका जो राज्यारोहण हुआ था, ठीक है, वो 78 ईस्वी में हुआ था, 78 ईस्वी में। ठीक है, और इसी तिथि को हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। इसी तिथि को हम लोग क्या करते हैं? शक संवत के नाम से जानते हैं। इसी तिथि को हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अब लोग ध्यान देखते हैं, अगला नेक्स्ट देखते हैं अगर हम लोग। ठीक है, बाकी हम लोग कुछ कनिष्क के बारे में बेसिक फैक्ट जानते हैं कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के ड्यूरेशन में ही थी। ठीक है, ये सारी चीजें तो हम लोग जानते हैं। कनिष्क के बारे में एक चीज आप लोग ध्यान से रखिएगा। ठीक है, वो ये है कि ये बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी ना, ये उसी शाखा से संबंधित था। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से इसका संबंध था। ये चीज एक दिमाग में हमने क्लियर रखना है। ठीक है, कनिष्क के ड्यूरेशन में जो विशेष लोग रहते थे, जो इसकी राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे, वो कौन कौन से लोग बढ़ाते थे उसको देखिए। राज दरबार की शोभा, ठीक है, राज दरबार की शोभा। तो कनिष्क के राज दरबार की जो शोभा बनाते थे, एक बार उनके पे क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। ठीक है, इनको देखते हैं। तो इनके राज दरबार की शोभा जो बनाते थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, वसुमित्र इनके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। चरक इनके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ध्यान देना है, वसुमित्र इनके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इनके राज दरबार की शोभा चरक भी बढ़ाते थे। चरक के बारे में हम लोगों को क्या पता है? चरक के बारे में हम लोग जानते हैं कि चरक क्या थे? इन्होंने चरक संहिता की स्थापना रचना की थी। ठीक है, ये बेसिकली राजवैद हुआ करते थे। ठीक है, चरक एक राजवैद थे। इन्होंने चरक संहिता की स्थापना की थी, चरक संहिता की रचना की थी। ये बेसिकली क्या थे? चरक एक राज्य वैद्य थे। ये चीज अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद से मैंने बोला जैसे वसुमित्र इनके ड्यूरेशन में निवास करते थे, तो इनके दरबार में जो वसुमित्र निवास करते थे, हमको पता है, ध्यान देना है कि एक ठीक है, ध्यान देना है, वसुमित्र की एक बुक है, उसका नाम है महाविभास सूत्र। ठीक है, महाविभास सूत्र, ध्यान देना है। ये इस महाविभास सूत्र को हम लोग बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। ध्यान देना है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। और इस महाविभास सूत्र की जो रचना की थी वो किसने किया था? वो वसुमित्र ने ही इनकी रचना की है। ध्यान देना है। ठीक है, किसी के बारे में ना पता हो तो चलेगा, लेकिन ध्यान देना है, अश्वघोष, ठीक है, इनके बारे में तो दिमाग में रखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या सबसे इंपॉर्टेंट राइटर हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस के नज़र में। अक्सर यूपीपीसीएस यहाँ से फोकस करती है, तो जाहिर सी बात है कि आरओ और बीईओ में भी यहाँ से संभावना है क्वेश्चन बनने की। अश्वघोष क्या थे? तो ये कनिष्क के राजकवि हुआ करते थे और इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने सौदरानंद लिखा है, इन्होंने सौदरानंद लिखा है। ध्यान देंगे, सौदरानंद के अलावा इनकी जो अगली एक बुक है वो है सूत्रालंकार। सूत्रालंकार इन्होंने लिखा है। ध्यान देंगे, सौदरानंद लिखा है इन्होंने, सूत्रालंकार लिखा है। बुद्ध चरित भी इन्होंने लिखा है। ध्यान देना है, बुद्ध चरित भी इन्होंने लिखा है। तो बुद्ध चरित हो गया आपका कि बुद्ध चरित इन्होंने लिखा है। ठीक है, ध्यान देंगे, एक सारीपुत्र प्रकरण है, इनके द्वारा यह भी लिखा गया है, सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, ये भी बुक क्या है? इन्होंने ही लिखी है। तो ये सारी क्या है बुक्स जो है वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखेंगे। कनिष्क के ड्यूरेशन में दरबार में हमको पता है कि नागार्जुन भी रहा करते थे। ठीक है, नागार्जुन रहा करते थे। नाग और अर्जुन को मिला के नाम बनाया है नागार्जुन। ठीक है, ये भी क्या है? कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। हमको पता कि इन्होंने, नागार्जुन क्या है? ये शून्यवाद या सापेक्षवाद के प्रतिपादक हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि शून्यवाद के क्या है? प्रतिपादक हैं।
शून्यवाद, क्लियर दिमाग रखना है, शून्यवाद के प्रतिपादक हैं। ठीक है, शून्यवाद के क्या है, प्रतिपादक है, ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, इनकी एक और रचना है, ठीक है, नागार्जुन की एक और रचना ध्यान देंगे, वो क्या है, वो है आपका प्रज्ञा पारमिता सूत्र। ठीक है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, पारमिता सूत्र, ये एक इनकी और रचना है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, दिमाग में ये चीजें रखनी है। ठीक है, कुषाण वंश का अगर हम लोग अंतिम शासक देखेंगे, ठीक है, तो अंतिम शासक कौन था, वो था आपका वासुदेव, अंतिम शासक। ठीक है, अंतिम शासक आपका कौन है, तो अंतिम शासक आपका वासुदेव है, ध्यान देना है, वासुदेव है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, कुषाणों के बारे में फैक्ट कहा जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे, 123 ग्रेन के इनके सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे, खासतौर पे कनिष्क ड्यूरेशन में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चले हैं 123 ग्रेन के, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग एक तो कुषाणों के द्वारा जो उपाधियां धारण की जाती थी वो उपाधियां देख लेंगे। तो इनके द्वारा क्या है, कैसर की उपाधि धारण की जाती थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैसर की उपाधि किस वंश के शासक धारण करते थे। ठीक है, शक, पहलो, कुषाण कहाँ गया, कनिष्क, कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण शासकों के द्वारा जो उपाधियां धारण की जाती थी वो क्या थी, वो थी कैसर की उपाधि इनके द्वारा धारण की जाती थी, कैसर की उपाधि। कैसर के अलावा एक ये क्या करते थे, महाराजाधिराज देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज देवपुत्र, ये क्या थी, ये कुषाण वंश की उपाधियां थी या कुषाण शासकों की उपाधियां थी। ठीक है, कुषाण शासकों की उपाधियां थी, ये चीज दिमाग में क्लियर रखना है कि कुषाण शासकों की थी उपाधियां थी। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग कल गुप्त साम्राज्य देख लेंगे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य देख लेंगे, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य देख लेंगे। मेरा मानना है कि आपकी क्लास ये 20 क्लास में नहीं होगी, लेकिन 22 से 23 क्लास लग जाएगी। 22 से 23 क्लास में लोग इसको क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आते भी हैं, यूपी पीसेस में भी यहाँ से ध्यान देंगे, जो क्लियरली कर लेंगे उनको यूपी पीसेस के भी हिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो क्लास